ठीक है जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पाइपलाइनिंग कंसेप्ट किया था, लेकिन काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इसकी कोई और एग्जांपल्स हैं, हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो इसको हम लोग दोबारा रिपीट करेंगे पाइपलाइनिंग को। ठीक है जी। अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने साथ में स्क्रीन शॉट इसके बुक से भी स्क्रीन शेयर करी थी मैंने आप लोगों के साथ कि ये हमारा टॉपिक है क्लास पाइपलाइनिंग का, जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ठीक है जी। इसको हम लोग दोबारा बाद में करते हैं। ठीक है जी। हम लोग पहले जो हमारा वो है बेसिकली, जो मैंने एक आपके लिए पीडीएफ बनाई है। ठीक है जी। तो बेसिकली पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन को स्पीड अप करना चाहते हैं। ठीक है जी। कि ज्यादा से ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हमारी सॉल्व हों। मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं, जैसे फेच करना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है। ठीक है जी। इस तरह के बहुत सारे प्रोसेस हैं हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। तो हर अगर हम लोग सिंगल हैंडली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये चारों प्रोसेस, अगर हमारे पास 7 इंस्ट्रक्शन हैं तो सातों के लिए अलग अलग करनी पड़ती हैं। तो इससे क्या है कि सिंगली सिक्वेंशियली हम लोगों ने प्रोसेसिंग की है, सीक्वेंस वाइज हम लोग प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो उसमें हमारे पास हमें कितने ही क्लॉक साइकिल्स चाहिए। ठीक है जी। कहाँ हमें हमारा जो काम था 7 क्लॉक साइकिल्स में कंप्लीट हो जाना, कहाँ हमें हर एक के लिए 30, मतलब अगर हमारे पास 7 टोटल इंस्ट्रक्शंस हैं तो 7 इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करने के लिए 5 स्टेप्स हर एक इंस्ट्रक्शन में है, तो 7 5 30 क्लॉक साइकिल्स चाहिए। बट विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग हम लोगों ने अपनी इंस्ट्रक्शंस को क्या किया, स्पीड अप किया, अपनी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग। तो मैंने ये पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट को मैंने आपको कहा था कि ये पाइपलाइनिंग आपकी जस्ट आपकी तरह क्या है, टैप की तरह है। कि जो मतलब जैसे आप टैप खोलो पानी आपके पास इमीडिएटली है, तो वो क्या करता है, जैसे टैप आपकी क्लोज है, ठीक है, तो आपकी पाइप में पानी है, जैसे आपको चाहिए इमीडिएटली आपको प्रोवाइड कर देगा। ये नहीं है कि जब आपको चाहिए पहले वो पानी नीचे से लेने जाए, फिर वो टैप में भरे, फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को डेटा चाहिए वो ऑलरेडी हम लोग फेच करके रखें। ठीक है जी। तो कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम लोग प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के साथ ओवरलैप्ड वे में करेंगे, कंकरेंट करेंगे, जिससे हमारी जो इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन है वो स्पीड अप होगी। राइट क्लास। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये लॉन्ड्री का लेने जा रहा हूँ कि एक गट्ठी ए है, ये बी गट्ठी है, ये सी गट्ठी है, ये डी गट्ठी है। ए जो है एनन की है, बी जो है वो ब्रायन की है, सी जो है वो कैथी की है, वो ये डी जो है वो डेव की है। ठीक है जी। इन्होंने भर दिए। ठीक है। अब ये इसको वॉश भी करवाना चाहती हैं, ड्राई भी करना चाहते हैं और कोल्ड भी करवाना चाहते हैं। ठीक है जी। जो वॉशर है वो 30 मिनट्स टाइम लगाता है, ड्रायर जो है वो सूखने के लिए 30 मिनट्स लगाता है, फोल्डर भी 30 मिनट्स लगाता है, स्टेशर जो है बाद में क्लोथ्स को पैक करके ड्रॉअर में डालने के 30 मिनट को भी लगाता है। तो टोटल एक गट्टी को धोने के लिए हमें 2 घंटे चाहिए। ठीक है जी, कंप्लीट सब चीजें करने के लिए। तो इसका मतलब 2 घंटे ए को, 2 घंटे बी को, 2 घंटे सी को, 2 घंटे डी को। अब यो यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हो कि क्या सर हम लोग हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए, मतलब मल्टी पाइपलाइनिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ए की जो गट्ठी का सामान है वो एक अलग मशीन में चल रहा है, बी की गट्ठी का सामान अलग में चल रहा है, तभी पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट होगा। तो ये कहता है 2 घंटे हमें, अगर हम लोग सिक्वेंशियली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, ए की एनन की गट्ठी की में जो उसने कपड़े बांध रखे हैं उसको अगर हम धोएंगे तो हमें कम से कम 2 घंटे चाहिए। ठीक है जी। तो अब दिक्कत क्या आ रही है, कहता अगर हम लोग सिक्वेंशली इस लॉन्ड्री प्रोसेस को शुरू करते हैं तो चार मतलब 2 घंटे यहाँ पे 6 बजे शुरू हुआ। ठीक है जी। अगली सुबह के 2 बजे। ठीक है जी। मतलब ये वो 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, दो दो चार दो छह, तो 8 घंटे तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। तो टोटल 6 मतलब 6 से 12 घंटे, 6 और 2 सुबह के, तो 8 घंटे में हमारी ये ए बी और सी और डी की टास्क कंप्लीट होंगे चारों। अब ये क्या है, सिंगल हैंडली प्रोसेसिंग है।
सीक्वेंशियल प्रोसेस है। पहले वो क्या करेगा, कपड़े वॉशर में डालेगा, फिर ड्राई करेगा, फिर उसको फोल्ड करेगा, फिर स्ट्रेचर में डालेगा। तो एक गट्ठी को ये चारों काम अलग, मतलब हम लोग सीक्वेंस वाइज वे में कर रहे हैं। 2 घंटे यहाँ लगे, फिर अगले 2 घंटे यहाँ लगे, फिर अगले 2 घंटे यहाँ लगे, फिर अगले 2 घंटे यहाँ लगे। तो टोटल हमें 8 घंटे में हमारे ये 4 गट्ठियों के कपड़े धोए, अगर हम लोग प्रोसेस को सीक्वेंस वाइज करते हैं। अभी यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट नहीं आया है, ठीक है जी। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट अभी नहीं आया है। पाइपलाइनिंग का प्रोसेस अभी जो कंसेप्ट है वो अभी यहाँ पे नहीं आया है, राइट क्लास। तो अब हम लोगों ने पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व किया, तो पाइपलाइनिंग से हमें क्या बेनिफिट्स मिले, ठीक है जी। पाइपलाइनिंग से एक तो कहता आपकी थ्रूपुट बढ़ी, थ्रूपुट मतलब आपकी आउटपुट बढ़ गई। जो लेटेंसी टाइम था हर एक सिंगल टास्क का, वो आपका भी कम हुआ, ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए की जब वॉशिंग चल रही थी, ठीक है, जब ड्रायर चल रहा था, फोल्डर चल रहा था, ये सब टास्क चल रहे थे। जब उसका जो टास्क था अपना ड्रायर का, उस वक्त क्या किया मैंने, बी की जो गठरी थी उस इमीडिएटली, अब यहाँ पे 4 मशीन चाहिए चाहिए मेरे को, ये है रिसोर्सेज हमें चाहिए। अगर रिसोर्सेज हमारे पास ज्यादा होंगे तो ही हम लोग ओवरलैपिंग में काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो दूसरी बात एक और चीज है, जब इसने फर्स्ट में अगर हम बात करें, वॉशर ने 30 मिनट्स में वॉश कर लिए, तो ये वाली मशीन फ्री हो गई। तो उस मशीन में मैं बी के कपड़े डाल सकता हूँ तब, क्योंकि अब तो वो नेक्स्ट मशीन के पास चलेगी, इसका काम है ड्रायर का, ठीक है। ठीक है जी। अब जब बी ने भी अपना वर्क करके ड्रायर को भेज दिया, तब ये वाली फर्स्ट वाली मशीन हमारे पास फ्री हो गई। तब वो क्या कर रही है, तब वो उसने नेक्स्ट मशीन में कपड़े डाल दिए। तो इस तरह से ओवरलैपिंग कर ली। तो जहां हमें 8 घंटे लग रहे थे, वहां पे अब हमारे पास जो काम था वो जस्ट कितने मिनट्स में रह गया, 3.5 घंटे में काम रह गया। क्यों? क्योंकि सारे काम जो थे वो ओवरलैप्ड हो गए, ठीक है जी। जो मल्टीपल टास्क जो थे वो इकट्ठे साइमल्टेनियसली ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए क्यों मैंने आप लोगों को लास्ट में जो एग्जांपल लास्ट में जो करवाई थी, अगर आपको याद हो, ये हमारे पास टास्क थे क्लास, ये वाले, ठीक है जी। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये हमारे पास एक ऑपरेशन था, ए आई इंटू बी आई प्लस सी आई। तो ये जो आई था ये हमारे क्लॉक पल्सेस थे, ठीक है जी। तो आई की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो 7 टाइम्स A1 B1 C1, फिर A2 B2 C2। तो हर बार वैल्यूज चेंज हो रही थी, लेकिन हर बार हम लोगों ने इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करना था। तो मैंने आपको ये चीजें सेम, जो ये लॉन्ड्री वाली प्रैक्टिकल एग्जांपल थी, आप लोग हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। तो अब इसमें होता क्या है, कहता है कोई भी अब ये इस पर्टिकुलर ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए क्लास, अब मैंने क्या किया, इनके सब ऑपरेशंस बनाए, और सब ऑपरेशंस को मैंने बताया था कि मैंने अलग अलग सेगमेंट्स दिए, अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग सब ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, उनके बाद इन सब का रिजल्ट कंबाइन करके मेरा जो मेन ऑपरेशन था उसको मैं काम कर रहा हूँ, राइट क्लास। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले A1 मल्टीप्लाई करेंगे B1 के साथ, फिर C1 की वैल्यू प्लस होगी, दिस इज फॉर द क्लॉक पल्स 1, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, फिर 5 के लिए, फिर 6 के लिए, फिर 7 के लिए। तो ये हमारे पास 7 क्लॉक पल्सेस में अलग अलग डाटा हम लोग काम करेंगे। तो ये कितना हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया, कितना हमारा टाइम कंज्यूम हो गया। तो कहता कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग साइड बाय साइड, साइमल्टेनियसली, कंकरेंटली, साथ बाय साथ भी कर सकते हैं। तो वो कैसे था, कहता इस पूरे ऑपरेशन को मैंने डिवाइड कर दिया इनटू सब ऑपरेशन। तो फर्स्ट मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, A1 की वैल्यू जो है किसी रजिस्टर में डाली, क्योंकि क्लास जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जो इंस्ट्रक्शंस वर्कआउट काम करती हैं, वो डाटा कहाँ से लेती हैं, जब रजिस्टर्स में से आप लोग काम करते हो, कोई रजिस्टर आता है तो उसमें आप लोग सॉरी, तो आप उन रजिस्टर्स पे आप लोग काम करते हो, ठीक है जी। तो A1 की वैल्यू किसमें डाली, R1 में, तो B की वैल्यू किसमें डाली, R2 में। ये दो सब ऑपरेशंस किसमें हो रहे हैं, एक सेगमेंट में हो रहे हैं, ठीक है जी। हम लोग A1 की वैल्यू इनपुट करा रहे हैं और B1 की वैल्यू हम लोग इनपुट करवा रहे हैं, राइट।
सेकंड है मल्टीप्लाई एंड इनपुट CI। अब इसमें क्या है, अब हमने क्या किया कि R1 की वैल्यू भी कर ली, R2 में वैल्यू भी इनपुट करवा दी। अब हम लोगों ने R1 और R2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाया और वैल्यू किसमें डाल दी, R3 में। और इमीडिएटली साइड बाय ही क्या किया, जो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेंड था C की वैल्यू हम लोगों ने रजिस्टर R4 में लगी। ये दोनों सब ऑपरेशन एक अलग हमारे किसमें हो रहे हैं, एक अलग सेगमेंट में हो रहे हैं क्लास, राइट क्लास। ठीक है जी, तो सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2। अब थर्ड क्या है कि जो रिजल्ट आया है इसका R3 का और R4 का, उन दोनों को हम लोगों ने प्लस करना है। ठीक है जी, तो बाद में उनके जो आउटपुट है वो रिजल्ट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर करने हैं, R5 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने ये जो रिजल्ट्स हैं ये R5 में ट्रांसफर कर दिए। ये एक सब ऑपरेशन कहाँ पे हो रहा है, इनटू द सेगमेंट नंबर 3। तो टोटल हमारे पास 5 सब ऑपरेशंस हैं जो कि अलग अलग सेगमेंट्स में हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, राइट क्लास। तो हर एक के लिए कितना टाइम चाहिए, कितने क्लॉक पल्स के चाहिए, क्योंकि 5 रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। 5 के 5 रजिस्टर जो है वो डेटा लोड कर रहे हैं, नया डाटा लोड कर रहे हैं हर एक क्लॉक पल्स पे। क्लॉक पल्स मीन्स आई की वैल्यू A1 B1 C1 A2 B2 C2 अप टू 7 टर्म्स। ठीक है जी, तो हर एक रजिस्टर जो है वो नया डेटा के साथ लोड हो रहा है हर एक क्लॉक पल्स के पास। ठीक है जी, तो कहता जब ये उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि डायग्रामेटिकली वे के साथ उसने समझाने की कोशिश की है कि सबसे पहले A1 की वैल्यू किस में जा रही है, रजिस्टर 1 में। B की वैल्यू किस में जा रही है, R2 में। तो ये हमारा एक क्या है, सेगमेंट है, इसमें ये दो ऑपरेशंस हो रहे हैं। उसके बाद क्या किया हमने, A1 और B1 की वैल्यू जो R1 और R2 में जो वैल्यू थी उनको हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लायर हम लोगों ने यूज किया, दीज आर द कॉम्बिनेशन सर्किट। मल्टीप्लायर यूज किया, इन दोनों को वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट किसमें डाल दिया, R3 में। एट द सेम टाइम कंकरेंटली हम लोगों ने C ऑपरेंड की जो वैल्यू थी उसको रजिस्टर R4 में डाल दिया एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा सेकंड क्या है, सेकंड सेगमेंट है जिसमें ये दो ऑपरेशन हो रहे हैं। अब थर्ड में क्या था, R3 और R4 की वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं विद द एडर कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है जी, जो कि ऐड करने के बाद हमारे वैल्यू कहाँ डाल रहा है, R5 में। इसका मतलब ये हुआ एडर और R5 ये हमारे दो सब ऑपरेशन हैं इन योर थर्ड सेगमेंट। ठीक है, तो थर्ड सेगमेंट में ये हमारा यूज हो रहा है, राइट प्लस। तो ये उसने पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट को डायग्रामेटिकली वे के थ्रू आप लोगों को समझाने की है कि किस तरह से हम लोग पाइपलाइनिंग के थ्रू पैरेलल प्रोसेसिंग को परफॉर्म करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों को याद होगा पैरेलल प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया था कि सीपीयू के पास अलग अलग क्या है, उनके पास अलग अलग सेगमेंट्स हैं। एडर अलग है, मल्टीप्लायर अलग है, डिविडर अलग है, डिवाइडर अलग है। ठीक है जी, लोडर अलग है। तो इस तरह से हमारे पास सेगमेंट बन गए। तो सीपीयू से एएलयू से डेटा जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स में जाता है और वहां से जो डेटा है वो एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स पहुंचते हैं। तो ये भी फर्क पड़ता है पार्शियल रिजल्ट्स हैं या फुल कंप्लीट रिजल्ट्स हैं। ठीक है जी, तो एक मिनट, एक और चीज थी लास्ट जो हमारी एग्जांपल थी, अब ये थी, ये हम लोगों ने इसको भी समझा था। 3 सेगमेंट थे, सेगमेंट नंबर 1, सेगमेंट नंबर 2 एंड सेगमेंट नंबर 3, राइट सर। तो अगर हम बात करें क्लॉक पल्स नंबर्स की, तो नंबर जैसे क्लॉक पल्स 1 हम लोगों ने सेंड किया, 1 मिनट लास्ट, हाँ जी, ओके, थैंक यू, ठीक है, सॉरी। तो हम लोगों के पास क्या हुआ, जैसे हमारे पास क्लॉक पल्स नंबर गई 1 आई, तो सेगमेंट नंबर 1 में क्या हुआ, जो A1 की वैल्यू थी वो R1 में डाली और B1 की वैल्यू जो R2 में। उस वक्त हमारे पास सेगमेंट 2 जो है और सेगमेंट 3 जो है वो फ्री है, क्यों, क्योंकि इनकी प्रीवियस कोई वैल्यूज नहीं थी। ठीक है, अब जब हमारे पास पल्स 2, हमारे पास क्लॉक पल्स 2 गया, तो A2 की वैल्यू और B2 की वैल्यू हम लोगों ने सेगमेंट में भेजी, मतलब रजिस्टर्स में वैल्यूज डाल दी। ठीक है जी, और इमीडिएटली सेगमेंट 2 में क्या गया, ये हम लोगों ने अभी फेच किए हैं, A2 और B2 की वैल्यू फेच कर ली है। सेगमेंट 2 में क्या गया, हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और कहाँ सेंड कर दिया, इनटू द R3। और R4 में हम लोगों ने C की वैल्यू फेच कर ली है। ठीक है जी, उस वक्त सेगमेंट 3 R5 हम में कोई प्रीवियस वैल्यूज नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इसको फ्री रखा।
अब थर्ड क्लॉक पल्स जब हमारे पास गई तो A3 की वैल्यू R1 में आई, B3 की वैल्यू R2 में आई। एट द सेम टाइम उस वक्त हम लोगों ने क्या किया, A2 और B2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और एट द सेम टाइम R4 की वैल्यू को हम लोगों ने असेस कर लिया, C2 की वैल्यू को हम लोगों ने फेच कर लिया। अब सेगमेंट 3 में क्या हुआ, A1 जो इससे भी प्रीवियस था A1 B1, इनको हम लोग जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आया था उसको और C1 को हम लोगों ने ऐड करके रिजल्ट किसमें डाल दिया, R5 में। ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है क्लास। अब ये जो मल्टीप्लायर्स के जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं ये पार्शियल है क्योंकि हमारी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन अभी सॉल्व नहीं हुई। ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम लोग क्लॉक पल्स नंबर की बात करें 4 की, तो उस वक्त भी हमारे पास क्या हुआ सॉरी हमारे पास क्या हुआ, A4 की वैल्यू हम लोगों ने फेच कर ली, B4 की वैल्यू फेच कर ली। एट द सेम टाइम सेगमेंट 2 में जो प्रीवियस डेटा था A3 और B3 का वैल्यू उसको फेच किया। ठीक है जी, उनको मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट सेंड कर दिया R3 में। और एट द सेम टाइम ये जो क्लास क्लॉक पल्स 5 है इसमें ये कंकरेंटली सारे प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन प्रोसेसेस चल तो रहे हैं लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स में इनका काम चल रहा है। राइट क्लास? क्लास समझ में आ रहा है? अजय? सर यस सर। ओके, बहुत अच्छे यस बच्चों, बहुत अच्छे। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कल मैसेज किया सर, हमें ये वैसे तो कंसेप्ट समझ में आ गया लेकिन ये जो क्लॉक पल्सेस थे ये मतलब किस तरह से वर्कआउट कर रहा है, ये डायग्राम जो है एक बार एक्सप्लेन कर दें। इसीलिए मैंने आप लोगों को कल मैंने ये डाउनलोड भी किया, आपके लिए पीपीटी मैंने तैयार की थी जिसके थ्रू हम लोगों ने, एक मिनट, ठीक है जी, ये हम लोगों ने किया ताकि तुम लोगों को ये पता लगे। जरूरी नहीं है अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो हम लोग इस तरह से पाइपलाइनिंग के थ्रू हम लोग कंसेप्ट को और ज्यादा ढंग से सही ढंग से समझ पाते हैं। अब ये देखो, ये इन्होंने लाइंस यहाँ बनाई हैं 6 PM से 8 PM, ये मशीन का कलर बनाया है। फिर उसके बाद ब्लैक कलर, ये हमारी ये इस मशीन का कवर है, 30 मिनट्स में वो काम करेगा। ये 30 मिनट्स में हम लोग फोल्डर का काम करेंगे और लास्ट में जो है स्ट्रेचर का काम करेंगे। ठीक है जैसा, तो इस तरह से उसने मतलब आपको बताइए कि जो आपका थ्रूपुट है इंटायर वर्कलोड का उस वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी। बाकी पाइपलाइनिंग का वो ऑलरेडी आपको बता चुका है इन योर डिजिटल सिस्टम। उसका जो की आइडिया है कि पूरे प्रोसेस को तोड़ना है। ठीक है जी, इनटू स्मॉल स्मॉल टास्क, और हर एक टास्क into sub operations you can say into different different tasks, and each task is performed at the particular segments, segment 1, segment 2 and your segment number 3। right class? तो ये हमारे पास कुछ है कि किस तरह से हम लोग पाइपलाइन के थ्रू एक ऑपरेशंस को 200 सेकेंड हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने कुछ आप लोगों को बताइए, लास्ट में एग्जांपल सेम जो मैंने आपको शेयर करवाई है ये एग्जांपल्स उसने भी शेयर किए। ठीक है जी। ये उसने आप लोग जब आप माइक्रोप्रोसेसर से पढ़ोगे तो आपके पास होता है स्पेस टाइम डायग्राम। ठीक है जी, किस तरह से स्पेस टाइम डायग्राम्स हम लोग शो करते हैं कि किस तरह से क्लॉक पल्सेस में हम लोगों ने डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश की। ठीक है जी। तो ये हमारे क्लॉक पल्सेस हैं। बेसिकली जो पाइपलाइनिंग का मेन फंडा है वो यही है, टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। राइट क्लास? ये आप लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने बात पहले भी करी थी कि हमारा जो पाइपलाइनिंग का बेसिकली जो पार्ट है वो यही है कि एक सिक्वेंशियल प्रोसेस को डीकम्पोज कर देना, तोड़ देना, किसमें, इनटू सब ऑपरेशंस में, और हर एक सब ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट होता है इनटू द स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट। क्लास अगर डेडिकेटेड सेगमेंट्स नहीं ना होंगे तो हम लोग मल्टीपल प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पाइपलाइनिंग इज अ वे टू अचीव पैरेलल प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग। राइट? ठीक है जी। तो कहता बेसिकली हम लोग, मैंने आप लोगों को लास्ट में बताया था कि ये स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट्स में एग्जीक्यूट होंगे, लेकिन ये जो डेडिकेटेड सेगमेंट्स हैं ये कंकरेंटली ऑपरेट होंगे। ठीक है, ये जो सब ऑपरेशन है दैट ऑपरेट्स कंकरेंटली विद ऑल अदर सेगमेंट्स। तो पाइपलाइनिंग मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी योर टैप। ठीक है जी, टैप में पानी जो आपकी जो पाइप्स हैं उसमें टैप पानी जो है वो ऑलरेडी फीडेड रहता है, वो ऑलरेडी फेच्ड रहता है। ठीक है जी। तो पाइपलाइनिंग को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, ये भी हम लोग कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग सेगमेंट्स थ्रू विच बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्लोज। मतलब
पानी बह रहा है आपकी पाइप्स में, मतलब आपकी जो बाइनरी इंफॉर्मेशन है वो फ्लो कर रही है एंड दे आर पास फ्रॉम वन सेगमेंट टू अनदर सेगमेंट। ठीक है जी। हर एक सेगमेंट जो है वो पार्शियल प्रोसेसिंग करके देता है, ठीक है जी, अपने टास्क की। और उस सेगमेंट से जो रिजल्ट निकलता है वो फिर सेकंड सेगमेंट को जाता है, फिर सेकंड से वो थर्ड सेगमेंट को जाता है। तो लाइक योर इंडस्ट्रीज, आपकी इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे सेक्शंस हैं हमारे पास, ठीक है क्लास। तो उन सेक्शंस में भी हमारे पास जो वर्क है वो डिवाइड किया होता है। तो वहां से हम लोग वहां से कच्चा माल तैयार होके आ गया, फिर पेंटिंग के लिए चला गया, पेंटिंग से फिर फाइनल किया, फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए चला गया, फिर उसकी लास्ट में हम लोग उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। तो उसमें भी हमारे पास अलग अलग सेक्शन है। तो ये तो है नहीं कि पूरे दिन में 10 पीस ही तैयार होते हैं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हर एक ने क्या करा, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं उसकी क्वालिटी के, तो वहां से वो सामान तैयार होके 10 पीस, 50 पीस, 100 पीस वो नेक्स्ट सेक्शन में चला जाता है। वो 100 पीस अपने पे काम, उसका जो उसका पर्पस है वो उस पर परफॉर्म करता है, उसको मॉडिफाई करता है या उस पर पेंट करता है, व्हाटसोएवर दे यू हैव टू डिवाइड द टास्क, जो भी आपने टास्क डिवाइड किया है। तो उस वक्त जो पहला डिपार्टमेंट था उसने 100 पीस और बनाने शुरू कर देने हैं, ठीक है जी। इसी तरह से सेकंड जो डिपार्टमेंट था उसने जो पेंट पूंट करके तैयार कर दिया है, उसने फिर जो उसको रैपिंग वाले डिपार्टमेंट में भेज देना कि इसको आप रैप कर दो आप। तो फिर उसके पास क्या है, फर्स्ट डिपार्टमेंट से 100 पीसेस आ जाने हैं, फिर वो 100 पीसेस, फिर नेक्स्ट रैप। तो इस तरह से मल्टीपल प्रोसेसिंग होती रहती है। तो ये सब चीजें कैसे पॉसिबल है? जस्ट विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग टेक्निक, राइट। तो कहता जो रिजल्ट्स हमें आते हैं कंप्यूटेशंस करने के बाद, कंप्यूटेशंस मीन जो भी आपने ए इंटू बी किया या ए इंटू बी प्लस सी किया, जो दीज आर द कंप्यूटेशंस, इट में बी मल्टीप्लाई, इट में बी योर एडर। तो हर एक सेगमेंट में जो कंप्यूटेशंस हुई हैं उनको हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन द पाइपलाइनिंग के थ्रू, वो नेक्स्ट सेगमेंट में वो आते रहते हैं। तो लास्ट जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो सारे सेगमेंट से पास होने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट जो है वो एट द थर्ड सेगमेंट हमें पास होने देता है। तो इसीलिए उसने एक पाइपलाइन क्यों किया, ये असेंबली लाइन, इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन से मैंने आपको बताया ना, इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर इंडस्ट्रीज, वहां पे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। इसीलिए पाइपलाइनिंग जो है वो आप लोगों को उसने वहां से किया कि लाइक जैसे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है फ्रॉम इंडस्ट्री असेंबली लाइन। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे सेक्शंस असेंबल्स किए हुए हैं, अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग टास्क है। तो वहां से जो आपकी इंफॉर्मेशन क्लोज होने के बाद एट द लास्ट ट्रकों में भरा जाता है, देन दे एक्सपोर्ट और दे आर इम्पोर्ट टू सम अदर इंडस्ट्रीज और सम अदर शॉप्स पे भेजी जाती हैं, ठीक है जी। दिस इज द प्रोसेस, मतलब ठीक है जी। ताकि हम लोग मल्टीपल प्रोग्रामिंग अचीव करें, ये ना हो कि पूरे दिन में हम लोग सब 50 पीसों के पीछे लगे रहें, ठीक है, हर कोई अपने अपने 50 पीस बनाता रहे, ऐसा नहीं है। हर किसी का ये है कि पिछले डिपार्टमेंट से अगला वर्क भेजा जाएगा, हर एक सेगमेंट में डेटा जो है वो फ्लो करता है, और एट द एंड ऑफ द सेगमेंट वी कैन अचीव योर फाइनल रिजल्ट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पासिंग थ्रू ऑल द सेगमेंट्स, राइट क्लास। तो ये हमारा जो कंसेप्ट था, पाइपलाइनिंग का कंसेप्ट था, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार क्यों कर रहा हूँ कि इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पाइपलाइनिंग इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है जी। इस पे हमें राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जरूर आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पाइपलाइनिंग। तो हमें जब पाइपलाइनिंग हम लोगों ने इसको अटेम्प्ट करना है, सबसे तो पहले हम लोगों ने ये पाइपलाइनिंग के बारे में बताना, ठीक है जी। जरूरी नहीं है हमने बुकिश लैंग्वेज ही पेस्ट करनी है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मैंने बोला था कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, डायग्राम सबसे पहले बनाना है, ठीक है जी। सबसे पहले डायग्राम बनाओगे, फिर आप लोग थ्योरी लिखेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, आप लोगों को पहले थ्योरी के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा, पाइपलाइनिंग है क्या। फिर हम लोग इस पाइपलाइनिंग के कंसेप्ट को विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल, जो कि मैंने आप लोगों को आपकी बुक्स में भी मेंशन है, आप लोग मॉरिस मैनो की बुक आप लोगों को लगवाई हुई है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है जी। तो उस मॉरिस मैनो की बुक में ये आप लोगों को चीजें अवेलेबल है, ठीक है जी। मॉरिस मैनो की बुक क्यों मैंने आप लोगों को मतलब उसने हर टॉपिक को बेस्ट वे से समझाने की कोशिश की है, और इतनी इजीएस्ट लैंग्वेज लिखी है, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द टॉपिक, राइट ना। तो पाइपलाइनिंग की थ्योरी लिखने के बाद आप लोगों ने एक एग्जांपल देनी है, एग्जांपल को डायग्रामेटिकली सॉल्व करना है। पहले ये बताना है कि उस एग्जांपल जो भी आपको एग्जांपल दिया उसमें कितने सब प्रोसेस हैं, ये पहले बताना है। फिर उन सब प्रोसेसेस को डायग्रामेटिकली बताना है कि ये हमारा एक सेगमेंट बनेगा, ये हमारा दूसरा सेगमेंट बनेगा, ये हमारा तीसरा सेगमेंट, और हर एक सेगमेंट में ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, राइट।
फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लॉक पल्सेस के थ्रू, ठीक है जी, हम लोगों ने डायग्रामेटिकली वे के थ्रू कि किस तरह से एक क्लॉक पल्स में अभी ये चल रहा है तो किस तरह से सेगमेंट 1 कौन सा डेटा फेच कर रहा है, सेगमेंट 2 कौन सी डेटा पे प्रोसेसिंग कर रहा है, कौन सी कंप्यूटेशंस कर रहा है, सेगमेंट 3 तो कहाँ पे हमारे पास अगर 7 इंस्ट्रक्शंस थी, 7 हमारे पास ऑपरेशंस थे, तो 7 ऑपरेशंस को कंप्लीट होने के लिए हर एक में 5 स्टेप्स थे, तो दे नीड 7 into 5 35 क्लॉक पल्सेस में हमारा। तो कहाँ हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग जस्ट 7 क्लॉक पल्सेस में हम लोगों ने 7 टर्म्स का डेटा कंप्यूटेट करके डिस्प्ले करवा दिया रिजल्ट। ये कब कैसे पॉसिबल हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ पाइपलाइनिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ कंप्यूटेशनल स्पीडिंग अप। तो ये कंप्यूटेशन स्पीडिंग अप कैसे किया? विद हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग। विद तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे अचीव की? विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग, ठीक है जी। ताकि हम लोग उनको ये समझा सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग हम लोग मल्टीपल टास्क कंकरेंटली एट द सेम टाइम हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। क्लास, इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक? अदरवाइज हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। क्लास, हम लोगों ने जो सेकंड सबमिशंस दी हैं, किन अभी मेरे पास सेकंड सबमिशंस की हमें क्या डेट दी है? सर आपने डेट नहीं बताई थी सेकंड सबमिशन की। सेकंड सबमिशन की मैंने आप लोगों को डेट नहीं बताई थी। ये दी कब थी मैंने? फ्राइडे और थर्सडे, सॉरी फ्राइडे तो छुट्टी, थर्सडे थी है ना? 17th को दी थी सर आपने। 17/5, ये यस मोहित बहुत अच्छे। 17/5 को मैंने ये आपको सबमिशंस दी थी, ठीक है। 17 तो बेटा मेरे ख्याल में मंडे बता रहे। यस सर, मंडे। हाँ मंडे था, क्योंकि हम लोगों ने मंडे इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये आप लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। तो दीज आर द असाइनमेंट्स नंबर 2, ये क्वेश्चंस जो जनरल है। तो एक क्लास, एक अभी हमारे पास 10 मिनट्स पड़े हैं, तो इज देयर एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स? क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो चैप्टर है, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना आए। आप लोग पुराने पेपर्स उठा के देखोगे, किसी ने किए डाउनलोड? मैंने सीआर को बताया था, यस सर। यस सर। कुणाल आपने भी कर लिया, मोहित आपने भी किया है ना? तो आप लोगों यस ने सर। आप लोगों ने पुराने पेपर्स चेक किए क्या? आप लोगों को ये 6 के 6 क्वेश्चन हर एक पेपर में मिले? यस सर, पाइपलाइन और इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो सर काफी बार आया, और एड्रेसिंग मोड भी सर। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोगों ने एड्रेसिंग मोड, मैंने इसमें आपको नहीं दिया ना एड्रेसिंग मोड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन असाइनमेंट नंबर 2 में फिर आप लोगों ने कहना सर 7 क्वेश्चन दे दिया आपने, तो इसलिए मैंने आप लोग 6 क्वेश्चन दिया एड्रेसिंग मोड, मेरा क्वेश्चन रह गया। लेकिन याद रखना ये असाइनमेंट में मत लिखना आप लोग, चाहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 7 वैसे आप लोग अपने माइंड में रख लेना। क्या था हमारा क्वेश्चन? व्हाट इज एड्रेसिंग मोड एंड एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स। तो आप हम लोगों ने कौन कौन से एड्रेसिंग मोड्स किए थे? सर रजिस्टर, डायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इमीडिएट और इम्प्लिक। और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स, राइट क्लास? शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। एक्सप्लेन वेरियस एड्रेसिंग मोड्स, राइट क्लास? तो टोटल 7 क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अपनी असाइनमेंट में 6 क्वेश्चन लिखोगे, लेकिन ये 7th क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत? क्योंकि क्लास इन योर नेक्स्ट वीक हम लोगों ने काम करना है अपने एल्गोरिथम्स पे। अब आप कहोगे सर आर्किटेक्चर में भी एल्गोरिथम्स हैं? यस, आर्किटेक्चर में भी एल्गोरिथम्स हैं। हम लोगों ने 3 एल्गोरिथम्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट हमने एडिशन का एल्गोरिथम, ये आप लोग ऐड तो कर देते हो, लेकिन एट द बैक एंड ये एडिशन कैसे हो रही है? कैलकुलेटर खोलते हो, प्लस प्रेस करते हो, प्लस प्रेस करते हो, साथ ही में a प्लस बी का रिजल्ट आपके पास आ जाता है। ये भाई पीछे कैसे हो रहा है? इन योर आर्किटेक्चर, इन योर सीपीयू टर्म्स वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है? तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट वीक में काम करना है आर्किटेक्चर। इसमें हम लोग सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेस्ट है बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम। क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को ये बार बार कह चुका हूँ, ये बूथ्स मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम जो है, या तो 10 मार्क्स में आएगा या ये 15 मार्क्स में 101% श्योर है ये क्वेश्चन आएगा। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक है, ठीक है जी। किस तरह से रजिस्टर्स को यूज करके सीपीयू
एट द बैक टू नंबर्स 24 into 48 कैसे परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले वो 24 को इन योर बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद 48 को करता है, फिर किस तरह से 1 और 01 की फॉर्म में हमारे पास रिजल्ट निकलता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एल्गोरिथम है, लेकिन इस एल्गोरिथम को समझने के लिए, वैसे तो अगर मेरे पास चौक होता, बोर्ड होता, फिर तो और मजा आना था, लेकिन ऑलरेडी सब कुछ किया होगा, ठीक है जी। कोशिश करूंगा मैं उस वक्त आपको टैब ले आऊंगा, ठीक है। हम लोग उसमें खुद ब खुद विद द हेल्प ऑफ पेंसिल मैं खुद करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये हम लोग करेंगे। तो ये याद रखना, ये थर्ड असाइनमेंट में हम लोगों ने बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम पे भी ज्यादा काम करना है। तो दिस इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और कोई क्लास, इज देयर एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दीज 7 क्वेश्चंस? कोई डाउट्स हैं? हाँ जी क्लास, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके क्लास, ओके। हाँ, आप लोगों ने अटेंडेंस डाल दी है चैट बॉक्स में? यस सर। ओके, यस सर। एक बार फिर अपनी अपनी वीडियोस ऑन करो। बहुत कम बच्चे हैं यहाँ, क्या बात होगी? फर्स्ट लेक्चर में भी इतने थे, सर 31 थे। तो अब कम क्यों हो गए? 25 क्यों रह सर गए? चलो, अच्छा क्लास, एक और इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग ऐसे स्टूडेंट जो भी बच्चों के अकाउंट्स में पैसे आ गए हैं, ठीक है जी। आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको रोज रेगुलर क्लासेस लगानी है, ठीक है। ये मुझे अभी मैं उसमें डालने लगा हूँ 31 से ये 23 कैसे रह गए हैं, तो ये बच्चे क्लासेस में आने चाहिए, ठीक है जी। क्योंकि रोज चेकिंग हो सकती है बेटा, कोई भी ऑफिशियल हायर अथॉरिटीज के जो ऑफिसर्स हैं वो आपको चेक कर सकते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आपने बैंक अकाउंट एक बार चेक कर लो, जो भी आपको 60% की नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, या वो वेल इन टाइम बिफोर फ्राइडे आप लोगों ने इनको सबमिट करवाना है। आप लोग मत जाओ बाहर, पेरेंट्स को भेज सकते हैं, ठीक है जी, वो आपके अकाउंट चेक करेंगे। बेसिकली आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को उनको मेंशन किए हुए हैं, ठीक है जी। तो आप लोगों जितनी आपकी अमाउंट, अगर बाई चांस किसी को नहीं आई है, वो भी हमें इन्फॉर्म कर दें, राइट। अगर आप लोगों की तरफ से देरी हुई तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, हम लोग उसमें कोई भी हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, राइट क्लास। बाकी आप लोगों ने चेक किए हैं? किसी ने चेक किए हैं? यस सर, मैंने चेक किया सिंधु? चेक किया था। सर नहीं आया अभी मुझे। अभी नहीं आया, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ क्लास, जी। बी इन टच विद योर बैंक्स, ठीक है जी। जैसे जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे, तो बस एक ही बच्चे ने चेक किया, सिंधु ने, बाकी ने? सर मैंने भी चेक किया था, अभी नहीं आए। सिद्धांशु आपने भी चेक किया था, नहीं आए अभी? चलो ठीक है बेटा, मैं बाकी बच्चों को भी सेम रिस्पॉन्स है। सुधांशु, जितने बच्चे हैं ना अपने कांटेक्ट में रिगार्डिंग ऐसे स्टूडेंट्स, एक बार उनसे सभी से बात करके मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है किनके बीच में आए और किनके नहीं आए, ओके राइट सर? ओके सुधांशु, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।